न्यू दिल्ली की एक प्रेस्टीजियस टैक्स चेंबर में विधि, एक सीजन टैक्स कंसल्टेंट, अपने जूनियर एसोसिएट अर्नव के साथ बैठी थी। अर्नव एक रीसेंट फाइल देखकर काफी पजल था, जहां कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ था, फिर भी टैक्स लायबिलिटी सजेस्ट की गई थी। विधि मुस्कुराई और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट की एक भरी भरकम बुक खोली। अर्नव, जीएसटी की दुनिया में कंसिडरेशन सप्लाई का दिल होता है अंडर सेक्शन 7, उन्होंने समझाया, लेकिन हर रूल के अपने एक्सेप्शंस होते हैं। अर्नव ने अपना पेन नोटपैड पर रखा और पूछो, मैम, यूजुअली सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से प्राइस पे करना जरूरी है ना? विधि ने सर हिलाया। करेक्ट, लेकिन सेक्शन 7(1)(c) हमें स्केड्यूल आईसी इंट्रोड्यूस करवाता है। ये स्केड्यूल ऑन एक्टिविटीज की लिस्ट देता है जिन्हें सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो बिना कंसिडरेशन के हो। इन्हें हम डीम्ड सप्लाईज कहते हैं, ताकि टैक्सेशन की चेन कभी टूटे नहीं और कोई अनफेयर टैक्स बेनिफिट ना ले सके। चलो पहली एंट्री देखते हैं, विधि ने टेक्स्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अवेल किया गया हो। अगर किसी कंपनी ने लैपटॉप या मशीन पर पहले हाई टैक्स क्रेडिट ले लिया है और फिर यूज फ्री में किसी को दे देती है, तो लॉ इस सप्लाई मानता है। क्योंकि आपने क्रेडिट लिया था, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि एसेट बिजनेस से बाहर जाते वक्त टैक्स सेटल हो। अर्नव को एक क्लाइंट याद आया जिसने पुराना ऑफिस फर्नीचर चैरिटी में डोनेट किया था। अगर उन्होंने अनचेयर्स पर सालों पहले आईटीसी क्लेम किया था, तो डोनेशन एक टैक्सेबल सप्लाई है? विधि ने कंफर्म किया। एग्जैक्टली, लॉ रेवेन्यू की लीकेज को रोकता है। यह इंश्योर करता है कि बिजनेस टैक्स बेनिफिट लेने के बाद असेट्स को टैक्स नेट से बाहर ना ले जाए। सेकेंड एंट्री कॉर्पोरेट इंडिया में सबसे कॉमन है, विधि ने आगे बताया। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स, जब वो बिजनेस के दौरान हो। अर्नव ने डिस्टिंक्ट पर्सन्स टर्म को याद किया। जीएसटी के अंदर एक ही कंपनी की अलग स्टेट्स में ब्रांचेस को सेपरेट एंटिटीज माना जाता है। अगर मुंबई ब्रांच दिल्ली ब्रांच को बिना इनवॉइस के इन्वेंट्री भेजती है, तो वो भी सप्लाई है। विधि ने एम्प्लॉयज से जुदा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, लेकिन साल में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स को सप्लाई नहीं माना जाता। पर अगर कंपनी किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को 50K से ज्यादा वैल्यू की लग्जरी कार परफॉर्मेंस गिफ्ट में देती है, तो स्केड्यूल आई के मुताबिक टैक्स देना होगा, भले ही वो एक फ्री रिवॉर्ड हो। फिर वो तीसरी एंट्री पर आए, प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता। जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है जो उनके बिहाफ पर आगे बेचेगा, तो वो सप्लाई है, विधि ने समझाया। वैसा ही तब होता है जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स रिसीव करता है। ये रूल कैप्चर करता है कि टैक्स इंटरमीडियरी लेवल पर हाई कलेक्ट हो जाए, सिर्फ फाइनल सेल का वेट ना करना पड़े। अर्नव ने अपने नोट्स में फ्लो स्केच किया। इसका मतलब टैक्स ट्रिगर होने के लिए टाइटल का तुरंत ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। एजेंट के वेयरहाउस तक मूवमेंट हाई काफी है, अगर एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है। विधि इंप्रेस हुई। प्रिसाइसली अर्नव, ये इस बारे में है कि मार्केट में गुड्स को रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी किसके पास है। फाइनली विधि ने कहा, एंट्री फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कवर करती है। अगर इंडिया का कोई टैक्सेबल पर्सन किसी रिलेटेड पर्सन या अपनी किसी फॉरेन ब्रांच जैसे लंदन हेड ऑफिस से बिजनेस के लिए सर्विस लेता है, तो वो सप्लाई है। भले हाई फॉरेन ब्रांच को कोई फीस नहीं दी जाए, इंडियन एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी भरना होगा। अर्नव ने अपना नोटबुक बैंड किया। शेड्यूल आई की कॉम्प्लेक्सिटी एब क्लियर थी। कंसिडरेशन रूल है, पर शेड्यूल आई टैक्स नेट का गार्डियन है, जो इंश्योर करता है कि बिजनेस ट्रांसफर्स और एजेंसी मॉडल सिस्टम को बाईपास न करें। विधि ने अपने स्टूडेंट पर गर्व से मुस्कुराया। सही कहा अर्नव, लॉ की नज़र में कभी कभी एक गिफ्ट सिर्फ एक जेस्चर नहीं, एक टैक्सेबल इवेंट होता है।